हरिओम। ग्रुप में जो क्वेश्चन भेजा गया था, आशा करता हूँ आप लोगों ने बनाया होगा उसको। पिछले बार जो मैं आप लोगों को बताया, डिस्कस किया 50 क्वेश्चन का जो सेट था, मैं बोला था कि कमेंट में बताना है कितना मार्क्स आपको आया। आपने बताया नहीं, बहुत कम लड़कों ने बताया। इस बार ज़रूर बताइएगा जी। आइए, जो सेकंड सेट भेजा था उसको चेक कर देखते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ डन इट। तो हु हैज़ डन इट, इसमें हैज डन, हैज डन वर्ब है। आप लोगों को पढ़ाया गया है कि हैव, हैज, हैड प्लस V3 एक्टिव होता है। इसका पैसिव क्या होता है? हैव, हैज, हैड प्लस बीन प्लस V3। क्वेश्चन शुरू हुआ है हु से, दिख रहा होगा। क्वेश्चन किससे शुरू हुआ है? हु से। तो हु का पैसिव क्या बताया गया? या तो बाय हुम से बनाइए, या हु शुरू में रखिए तो बाई को लास्ट में करिए। तो ऑप्शन आइए, मैंने कहा था कि जब भी ऑप्शन में जाओ तो एलिमिनेशन सेक्शन में जाओ, अपने आप आपका आंसर आपको प्राप्त होगा। नथिंग टू वरी अबाउट। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है हुम, तब मैंने क्या कहा कि बाय हुम होना चाहिए, या हु को हु ही रखिएगा तो लास्ट में बाई होगा। अब देखो यहां क्या किया, बाई यहां तो रखा लेकिन यहां हुम कर दिया। यहां बाई हुम होना चाहिए, या यहां हु होना चाहिए और यहां बाई होना चाहिए। यह हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी बाई हुम से बनाया है, इस पर विचार करते आगे देख लेते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है हु हैज इट बीन डन, तो हु तो रखा लेकिन यहां से बाई हटा दिया, एलिमिनेट कर दीजिए। अब ऑप्शन नंबर डी है बाई हु, तो बाई हु नहीं, बाई हुम करना है। हु से यदि एक्टिव शुरू हो रहा है तो पैसिव बाई हुम से जाएगा। डेट्स वाई यह भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हो गया बालक भगवानों बी हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 कह रहा है द टेररिस्ट्स विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस। फिर से यहां आया, अब देखो क्या आया, विल हैव बीन कॉट, बीन लगाया तो बीन लगाया तो पैसिव हो गया। क्वेश्चन में कहा भी है चूज द बेस्ट एक्टिव, तो बीन लगाया पैसिव हुआ। एक्टिव में आओगे तो क्या करोगे? सीधे बीन को हटा दो। अंडरस्टैंड? तो अब इसमें द टेररिस्ट तो इधर जाएगा ना, द टेररिस्ट कहां जाएगा? राइट साइड। अब पुलिस कहां आएगा? लेफ्ट साइड। सब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज करेगा। तो अब आइए ऑप्शन में देखते हैं। द पुलिस विल हैव बीन कॉट, इसमें बीन लगा दिया। एक्टिव में लाना है तो बीन हटाना है, एलिमिनेट। बी कह रहा है द पुलिस विल बी कैचिंग, वर्ब 4 लगाया, एलिमिनेट करिए। सी कह रहा है द पुलिस विल कैच, वर्ब 1 लगा दिया, एलिमिनेट करिए। हमारा एक ही ऑप्शन है, क्या है? द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट। करना क्या था? सिर्फ बीन को हटा देना था, यानी विल भी रहेगा, हैव भी रहेगा और कॉट भी रहेगा। तो यहां पर आ गया ना, विल हैव कॉट, सेम है। तो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा? बोलो, डी होगा। आई होप बेटर अंडरस्टैंड, और सही भी होना चाहिए आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ही डैश टू द रेडियो नाउ। क्या लगा है? नाउ। याद करो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का साफ साफ लिखवाया, सबको लिखवाया था। नाउ, नाउ ए डेज, दिस डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, टुनाइट हो तो सीधा जाना है कहाँ? इज आर एम प्लस वर्ब 4 के पास जाना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। बाकी सारे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। इज दैट क्लियर? चौथा क्वेश्चन, चौथा कह रहा आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। नदी के आर पार तैरने की बात है। तो नदी के आर पार कौन तैर सकता है? जिसके अंदर क्षमता हो इस काम को करने की। तो क्षमता, शक्ति, योग्यता बतलाने के लिए प्रेजेंट में कैन, पास्ट में कुड बताया गया है आपको। तो डेट्स वाई इसका आंसर क्या होगा? कैन होगा, यानी ऑप्शन बी आंसर होगा। बाकी सारे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। इज दैट क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। पांचवा कह रहा है बालक भगवानों
वेयर इज द म्यूजियम, कैन यू टेल मी, म्यूजियम कहाँ है, क्या आप मुझे बता सकते हो। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, इसमें कॉम्बिनेशन बताना है। 2 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस क्या है, वेयर इज द म्यूजियम, यानी म्यूजियम कहाँ है। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो इसको हिंदी में जब जोड़िएगा तो कैसे जोड़िएगा कि म्यूजियम, क्या आप बता सकते हैं कि म्यूजियम कहाँ है, ऐसे जोड़िएगा। तो अब आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है कैन यू टेल मी टू द म्यूजियम, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, एलिमिनेट करिए। बी कह रहा है कैन यू टेल मी वेयर इज द म्यूजियम। अब देखो यहीं पर लड़के गलती करते हैं, साफ साफ नारेशन में भी बताया, कई जगह और भी मैंने बताया था कि जब भी बीच में WH वाला कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जब भी 2 सेंटेंस के बीच में व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ को आप कंजंक्शन बनाते हो यानी जोड़ने के लिए प्रयोग करते हो, तो उसके तुरंत बाद पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद वर्ब जाना चाहिए। इज दैट क्लियर। नरेशन में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH वाला जो समझा रहे थे, क्या समझाया था कि जब बीच में WH वाला इंट्रोगेटिव वर्ड कंजंक्शन बनेगा तो उसके तुरंत बाद पहले सब्जेक्ट तब वर्ब होना चाहिए। तो आइए अब चुनते हैं, ये छट गया। बी भी हमारा छट गया, क्यों छटा, बी भी एलिमिनेट हुआ, क्यों, क्योंकि वेयर तो है लेकिन इसके तुरंत बाद पहले सब्जेक्ट नहीं करके क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब कर दिया, छट गया। सी में देखते हैं कैन यू टेल मी वेयर द म्यूजियम इज। डी है कैन यू टेल मी द म्यूजियम इज, हमारा आंसर होगा सी, लेकिन सी में एक प्रिंटिंग एरर है। इसको मैं बता दे रहा हूं कि क्या प्रिंटिंग एरर है। प्रिंटिंग एरर ये है कि जब हम सेंटेंस को जोड़ दिए तो यह असर्टिव में चला गया और यहां से क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, यह प्रिंटिंग एरर है। यानी जिसने प्रिंट करा, जिसको मैंने दिया प्रिंट करने के लिए या जैसे भी हुआ, उसने क्वेश्चन मार्क को हटाया नहीं, वैसे ही छोड़ दिया। तो खैर वहां पर उस तरह से आपके एग्जाम में नहीं होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। छठा क्वेश्चन, वन डैश डू वंस ड्यूटी सिंसियरली। तो ड्यूटी करने की बात है, कर्तव्य हो गया, समझाया गया ना। कर्तव्य बतलाना हो, सुझाव देना हो, सलाह देना हो, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, शुड या मस्ट या आउट टू। और तीनों को डिफरेंशिएट किया था, अलग अलग उनके यूजेस को भी मैंने बताया था। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, 3 में से चुनना है ना, शुड, मस्ट या आउट टू। तो फिलहाल यहां पर आउट, सिर्फ आउट है इसलिए एलिमिनेट हो गया। आउट टू रहता तो हम विचार भी करते। कूड एलिमिनेट, कूड एलिमिनेट, हमारा आंसर क्या होगा, शुड, यानी आंसर बी होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ही डैश पटना ए मंथ एगो, फिर एगो आ गया। आपको तो अब तक एकदम याद हो जाना चाहिए, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, एगो, एस्टरडे, डे बिफोर एस्टरडे रहे, सीधा सिंपल पास्ट में जाना है, यानी यहां पर सीधा V2 को चुनना है। ए एलिमिनेट क्योंकि हैव हैज लगा दिया, सी भी एलिमिनेट क्योंकि हैड लगाया, डी को भर 5 रखा है एलिमिनेट, हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। इज दैट क्लियर। 8वां क्वेश्चन, हरी सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा है, कैन यू सिंग दिस सॉन्ग, नारेशन बनाना है। तो ई कैन यू सिंग दिस सॉन्ग, क्या आप इस गीत को गा सकते हो, यस नो क्वेश्चन है ना जी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो नरेशन पढ़ाया था उसमें क्या बताया कि जब यस नो क्वेश्चन हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो यू हैव टू यूज वेदर इफ और वेदर एज कंजंक्शन, यू कैन नॉट जस्ट यूज दैट एज कंजंक्शन, ये पढ़ाया गया था। तो अब यहां पर जब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो बीच में क्या लगेगा, इफ या वेदर लगेगा। अब फिर से ध्यान में रखिएगा, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम नारेशन में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो वह असर्टिव में चेंज हो जाता है, यानी कंजंक्शन इफ या वेदर लगेगा, उसके बाद पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब अदर वर्ड्स होगा। WH क्वेश्चन में होगा तो दैट भी कंजंक्शन के रूप में हटा, इफ वेदर भी हटा, उसी व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर को कंजंक्शन रखा, उसके बाद पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब अदर वर्ड्स रखते हैं। इज दैट क्लियर। तो अब आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। 8वां का ऑप्शन नंबर ए है, ही आस्क्ड मी इफ, सही चल रहा है, सेड टू आस्क में बदलता, ये बताया गया है आप लोगों को। अब यहाँ यू को मी के हिसाब से बदलिएगा, तो यहां पर क्या, चूंकि बताया गया है ना, सेकंड पर्सन हमेशा RC का ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है,
तो यहां मी के अनुसार बदलिएगा तो आई होना चाहिए, यहां पर क्या कर दिया, ही कर दिया, एलिमिनेट करिए। इज दैट क्लियर? बी में आइए, ही आस्क्ड मी इफ, यू को यू ही रखा, एलिमिनेट करिए। सी, ही आस्क्ड मी टू सिंग, यहां तो कंजंक्शन ही हटा दिया, एलिमिनेट करिए। सीधे आंसर पर पहुंचेंगे, मैं बार बार कहता हूं एलिमिनेशन सेक्शन में जाओ, अपने आप आंसर मिलेगा जी। तो डेट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा, ही आस्क्ड मी इफ, यू को मी के हिसाब से बदला आई। अच्छा, उसके बाद कैन कुड में आ गया सिंग, अब दिस किस में बदलेगा, डैट में, ये सारा चीज पढ़ाया गया है। हाउ टू चेंज अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ टू चेंज वर्ब, उसको तो बजाते नरेशन को तो मैंने डुअल मेथड से पढ़ाया था, स्ट्रक्चर के जरिए पढ़ा दिया था। तो हमारा आंसर क्या हो गया जी, डी हो गया। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई दे वेंट टू दिल्ली। अब इसका डायरेक्ट चुनना है, इसमें क्या चुनना था, इनडायरेक्ट, यहां क्या चुनना है, डायरेक्ट। इज दैट क्लियर? तो द टीचर आस्क्ड मी व्हाई दे वेंट टू दिल्ली, तो क्या करोगे, द टीचर सेड टू मी करोगे, यहां व्हाई तो रहेगा ही, क्योंकि WH क्वेश्चन डायरेक्ट में भी वही रहेगा, व्हाट वाई व्हेन वेयर, और इनडायरेक्ट में भी वही रहेगा, ये आपको पता है। अब यहां पर वेंट V2 है, तो V2 किसका इनडायरेक्ट बनता है, V1 या V5 का बनता है ना, 2 बार है जो V2 आया है, V1 या V5 का इनडायरेक्ट V2 होता है। दूसरा बताया था कि डू या डज के बाद यदि नोट नहीं है, डू या डज के बाद सीधे वर्ब 1 है, तो हम इनडायरेक्ट में जाते हैं, तो डू डज को क्या करते हैं, हटा देते हैं, अब V1 को कर देते हैं V2। डू डज डिड में तभी बदलता है जब उसके बाद नोट लगा हो या बजाबते लिखवाया गया है। तो अब आओ इसका आंसर देखते हैं। द टीचर सेड टू मी, सब में सेड टू मी है, यहाँ यानी इन्वर्टेड कॉमा के पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन्वर्टेड कॉमा के बाद हमें एनालाइज करना है। तो व्हेयर डू यू गो टू दिल्ली, ओके। अब यहां पर व्हेयर डज ही गो टू दिल्ली, सी में है व्हाई डू, सॉरी व्हाई सम है, व्हाई डू यू गो टू दिल्ली, व्हाई डज ही गो टू दिल्ली, व्हाई डू दे गो टू दिल्ली, व्हाई डू आई गो टू दिल्ली। अब इसी में से चुनना है। फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टीचर आस्क्ड मी, शिक्षक ने मुझसे कहा या पूछा, व्हाई दे वेंट टू दिल्ली, कि वे लोग दिल्ली क्यों गए। तो यहां पर दे है, दे प्लूरल प्रोनाउन होता है। अब इसको चेंज करेंगे तो द टीचर सेड टू मी, व्हाई तो रहेगा ही, अ डू हो जाएगा, और यहां दे को दे ही रखेंगे हम, क्योंकि दे थर्ड पर्सन है, अ थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। कारण क्या है कि देव क्यों रखेंगे, यदि हम यहां पर यू करते हैं तो यू को मी के हिसाब से बदलिएगा तब आई हो जाएगा ना, गड़बड़ हो गया। ही वगैरह होगा ही नहीं, तो इसलिए प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन में ही जाएगा। तो अब प्लूरल प्रोनाउन देख लीजिए कहाँ है, एक ही जगह है, सी में है। द टीचर सेड टू मी व्हाई डू दे गो टू दिल्ली। अब एक चीज और, एक चीज सीखो, यदि इनडायरेक्ट दे दिया है और डायरेक्ट चुनने में कंफ्यूजन हो रहा है, तो जो ऑप्शन तुम आंसर के लिए चुन रहे हो उसको फिर से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके देख लो कि सेम गया या नहीं गया, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम लोगों ने सी चुना है आंसर के लिए, तो सी कह रहा है द टीचर सेड टू मी व्हाई डू दे गो टू दिल्ली। अब इसको इनडायरेक्ट में बदल के देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पर दिया है इस सेम जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे, द टीचर सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। तो द टीचर आस्क्ड मी, व्हाई तो व्हाई ही रहेगा। अब हाई दे थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो व्हाई दे, उसके बाद है अब जब इनडायरेक्ट में जाएगा तो डू गायब हो जाएगा। आई जो गो है वर्ब 1, दैट विल बी चेंज्ड इनटू V2, तो इट विल बी चेंज्ड इनटू वेंट। तो क्या होगा, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई दे वेंट टू दिल्ली। हर लिहाज से हमारा आंसर क्या हुआ, सी हुआ, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए। बुद्धि खुला। तो मैंने क्या समझाया, नरेशन में यदि कंफ्यूजन है, इनडायरेक्ट दे दिया, डायरेक्ट चुनना है, तो जो ऑप्शन तुम्हें प्रॉपर लग रहा है उसको फिर से इनडायरेक्ट में बदल कर देख लो कि उसी क्वेश्चन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, अपने आप चीज क्लियर हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी।
इस साइड जाना होगा ना। आ जाओ बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है। 10वां कह रहा है हुर्रे वी हैव डैश द मैच। तो हैव है, कई बार आपको पढ़ाया गया है कि हैव, हैज, हैड के बाद सीधा भीतरी। तो हैव, अब विन वर्ब 1 है, एलिमिनेट करिए। विनिंग वर्ब 4 है, एलिमिनेट करिए। विंस वर्ब 5 है, एलिमिनेट करिए। आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 11, डैश लेस्ट यू शुड फेल इनटू मड। नहीं तो, लेस्ट माने नहीं तो, या अन्यथा, यू शुड फेल इनटू द मड, नहीं तो तुम कीचड़ में गिर जाओगे। तो अब ऑप्शन देखते हैं। बी केयरफुल, सावधान रहिए। बी केयरफुली, बी केयरलेस, बी केयरलेसली। सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, बी केयरफुल। बी केयरफुल माने सावधान रहो। लेस्ट नहीं तो यू शुड फेल इनटू द मड, तुम कीचड़ में गिर जाओ। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। 12 आ जाओ बेटा। इफ इट डैश आई विल स्टे एट होम टुमारो। विल स्टे फ्यूचर है, तो मैंने कहा था पास्ट का 2 एक साथ हो सकता है, जिसमें एक पास्ट परफेक्ट में होता है, एक जनरली सिंपल पास्ट में होता है, यानी उसमें देखना पड़ता है, थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है। प्रेजेंट भी जनरली हो सकता है, लेकिन फ्यूचर 2 एक साथ नहीं होता है। उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक जब फ्यूचर में है तो एक निश्चित रूप से सिंपल प्रेजेंट में यू विल हैव टू पुट इट। इज दैट क्लियर? आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड इट। तो यहां ये तो पिछले सेट में भी था जी, मैंने एक्सप्लेन करा था। यहां जब ये फ्यूचर हो गया तो इधर सिंपल प्रेजेंट रखो। तो सिंपल प्रेजेंट मींस व्हाट? यू हैव टू यूज आइदर वर्ब 1 और V5। तो दैट्स व्हाई इफ इट हैज रेंट, एलिमिनेट, विल रेन, एलिमिनेट, हैड रेंट, एलिमिनेट। हमारा आंसर क्या होगा? रेंस। इज दैट क्लियर? इफ इट रेंस आई विल स्टे एट होम टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ही वेंट टू स्कूल। वेंट भी टू है नहीं, तो ये तक प्रीपोजिशन वाला है। खैर, तो वेंट, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया डैश हिज कार। तो अब ध्यान में रखना है, यहां एक बड़ा सुंदर चीज बता दे रहा हूं। जब भी किसी सवारी के पहले, सुन लेना, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, लिख भी सकते हो। जब भी किसी सवारी के पहले, सवारी यदि खास करके वो कवरिंग हो, चारों ओर से ढका हुआ हो, जैसे कार, प्लेन, जीप, बस वगैरह वगैरह, तो यदि कवरिंग है उसके पहले कोई आर्टिकल लग गया है, अंडरस्टैंड, या माई, योर, हीज, हर, आवर, देयर लगा। क्या बोला? जब भी कोई सवारी है वो कवरिंग हो, उसके पहले कोई आर्टिकल लग गया, या माई, योर, हीज, हर, आवर, देयर लग गया, तब उसके पहले इन लगाना। किसका प्रयोग करो? इन का। आज यदि कोई आर्टिकल नहीं है, माई, योर, हीज, हर, आवर, देयर नहीं है, तब बाई लगाना। इज दैट क्लियर? ये तो सुन के याद हो जाता है पूर्वक। तो ऑलराइट, क्या होगा आंसर? बाई एलिमिनेट कर दो, ऑन भी एलिमिनेट कर दो, क्योंकि कार कवरिंग है, नॉन कवरिंग नहीं है। ऐड भी एलिमिनेट कर दो, हमारा आंसर क्या हो गया? इन हो गया, यानी बी हो गया। 14 में आ जाओ। बर्गलर्स ब्रोक इनटू, याद कर लेना, जबरदस्ती घर में घुसना, डाकू है, किसी तरह सेंधमारी करके वगैरह। ब्रोक इनटू, ब्रेक इनटू, घर में घुसना चोरी के सेंस में। तो यहां पर इनटू, इसको याद कर लीजिएगा। 15 आ जाइए। इट हैज बीन रेनिंग डैश एस्टरडे मॉर्निंग, यानी कल सुबह से। तो सिंस फॉर्म में मैंने समझाया था, कहीं पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम रटने की जरूरत नहीं, सीधे जानिए निश्चित समय का बोध हो रहा है, सिंस लगाइए, समय निश्चित नहीं है, फॉर लगाइए। इज दैट क्लियर? जैसे 5 घंटा से निश्चित नहीं है, फॉर 5 आवर्स। अब कहना है 5 बजे से, निश्चित हो गया, सिंस 5 o'clock। अब उसमें मॉर्निंग इवनिंग अपना जोड़ लीजिएगा। 25 वर्षों से, निश्चित नहीं है, क्या होगा? फॉर 25 ईयर्स। अब 1998 से, निश्चित हो गया, सिंस 1998। तब यहाँ आइए, इट हैज बीन रेनिंग डैश एस्टरडे मॉर्निंग, यानी कल सुबह से वर्षा होती रही है। तो कल सुबह से हो रही तो निश्चित टाइम हो गया ना, सिंस होगा। फॉर एलिमिनेट, फ्रॉम एलिमिनेट, बाय एलिमिनेट, आवर आंसर इज बी, सिंस।
इज दैट क्लियर? सोलह, कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चुनना है। और सारे सेंटेंस के अंत में देखो क्या लगा है, 8 लगा है, दिखाई दे रहा है आपके पास? तो ग्रुप में भेज ही दिया था क्वेश्चन, यहां से भी देख सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं, बेहतर है। तो सब में जब 8 लगा है तो हिसाब साफ प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ये पिछले सेट में भी मैंने एक्सप्लेन करा था कि 8 हो प्रेजेंट परफेक्ट, हैव हैज के साथ V3 में जाना है। तो हमारा अब इधर आते हैं, इसमें डिड नॉट लगाया, एलिमिनेट करिए। हैव नॉट यानी हैव नॉट रिटन, हैव हैज के साथ V3 है, सोचेंगे। आगे भी देख लेते हैं, सी में हैड नॉट लगाया, एलिमिनेट करिए, हमें हैव या हैज प्लस V3 चुनना है। डी में डू नॉट लगाया, एलिमिनेट करिए। हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया बालक भगवानों बी। We have not written the letter 8. 17. Choose the correct sentence. फिर correct sentence चुनना है। सबका प्रैक्टिस मैंने कराया है। अब तक लगभग हम लोग 1000 क्वेश्चन के आसपास पहुंचने वाले हैं। इतने सारे क्वेश्चन बनाए हम लोग। Choose the correct sentence. आदित्य गॉट सेंट% मार्क्स। एक चैप्टर होता है जिसको जनरली सुपरफ्लुअस स्लैंग वगैरह कहा जाता है। बहुत सारा चीज हम लोग यूं ही बोल देते हैं बिना जानते जानकारी के कि वो सही है कि गलत है। जनरली तुम लोग सुनना, ये सेंटेंस ऐसे जानबूझ के यहाँ रखा है, जनरली आप लोग सुनना कि लोग बोलता है सेंट% मार्क्स इनकर आएगा या परीक्षा में आएगा या आया है। सेंट%, जो सरासर गलत है। कभी भी आप सेंट% का प्रयोग नहीं करिए। एक बार मैंने बताया था, हालांकि वो तो डीप कंपटीशन का चीज है। जनरली लोग कह देते हैं इंग्लिश टीचर, फलना इंग्लिश टीचर है, ये गलत है। इंग्लिश टीचर वह है जो इंग्लैंड में जन्मा है और इंग्लिश पढ़ा रहा है। जो इंग्लैंड में नहीं जन्मा है फिर भी इंग्लिश पढ़ा रहा है, वह ए टीचर ऑफ इंग्लिश है, इंग्लिश टीचर नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो खैर आप लोग, ये तो तीसरा 3rd क्लास का स्टैंडर्ड का बच्चा भी बना सकता था कि सेंट% गलत है। सेंट% यहां आया, सीधे इसको एलिमिनेट करिए। बी है आदित्य गॉट 100% मार्क्स इन इंग्लिश। इस पर विचार करते हैं। अच्छा, अब देखो सी भी क्यों छटा, इसमें भी सेंट% नहीं है, लेकिन कह रहा आदित्य गॉट 100%। तो परसेंटेज नहीं होता है, से अकेले परसेंटेज हो सकता है कि कितना परसेंटेज है आपका, लेकिन जब उसके साथ कोई आप अंक जोड़ते हो, 50, 40 कोई भी अंक जोड़ते हो, तो परसेंटेज नहीं, यू हैव टू मेंशन परसेंट देयर। इज दैट क्लियर? तो परसेंटेज आया, एलिमिनेट करिए। अकेले परसेंटेज हो सकता है, अंक के साथ नहीं करिए। यहां तो गॉटन बिना मतलब के, बिना हेल्पिंग वर्ब के V3 लगाया, एलिमिनेट हो गया। हमारा आंसर क्या हुआ बेटा? बी हुआ, आदित्य गॉट 100% मार्क्स इन इंग्लिश। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 18 राइट नाउ। चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर से करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। लगातार 3 सेंटेंस है कॉम्बिनेशन के, कॉम्बिनेशन कहते हैं करेक्ट सेंटेंस वाले। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब आओ, ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है ही इज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन। गलत हुआ। क्यों गलत हुआ समझो। पिछले सेट को जब मैं डिस्कस कर रहा था ऑनलाइन, तब भी बताया था। क्लासरूम में ऑफलाइन भी मैंने डील किया है, सिंटैक्स में भी मैंने डील किया है। ये ध्यान रखिएगा, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद नाउन हर हालत में प्लुरल होगा, क्रिया सिंगुलर होगी। तो दोनों तरह के प्रॉब्लम दे सकते हैं। इनके बाद कौन कौन सा वर्ड? आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ के बाद नाउन क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी प्लुरल एंड वर्ब आफ्टर दैट मस्ट बी सिंगुलर। तो यहां पर वन ऑफ लगा ना, तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल होना चाहिए, यानी माइन नहीं मेन होना चाहिए। माइन दे दिया, गलत हो गया। बी आइए, ही इज वन ऑफ द वाइजर मैन, ये भी गलत।
दो कारण से, एक तो मैन सिंगुलर है और दूसरा का चीज ध्यान में रखिएगा, जब वन ऑफ आता है तो एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री में रहता है। इसी चैनल पर यूट्यूब पर एडजेक्टिव के 11 या 12 लेक्चर मैंने दे रखा है जिसमें इस सारी चीजों को समझाया, बोला भी था कि उसको पढ़ लेना आप लोग। तो खैर एलिमिनेट हो गया। सी, ही इज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन, यहां तो सही लग रहा है जी, लेकिन डी भी देख लेते हैं। डी कह रहा है ही इज वन ऑफ द मोस्ट वाइजेस्ट मैन। वाइजेस्ट तो खुद ही सुपरलेटिव है, उसके पहले फिर मोस्ट लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ई भी एलिमिनेट हुआ, हमारा आंसर हो गया सी, ही इज वन ऑफ। वन ऑफ लगाया, एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में है और नाउन भी प्लुरल है, सेंटेंस सही। आंसर क्या होगा? सी होगा। 19, इफ आई वर इन हर शूज, ये पिछले क्लास में भी डील किया था कि इफ के बाद कोई सब्जेक्ट हो, उसके तुरंत बाद वर हो, तो अगला कॉम्बिनेशन बनाना वुड के साथ, WOULD। पिछले क्लास में भी जस्ट 2-3 दिन पहले जो मैंने लिया उसमें इसको डील करा था, बजाय लिखा था। तो वुड से चुनेंगे, चलिए इसको एलिमिनेट करिए, बी भी एलिमिनेट और डी भी एलिमिनेट, हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। वुड है, चूंकि वुड से शुरू किया, यही आंसर जाएगा। तो 19 में मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का एक आध ही गलत हुआ होगा, बाकी तो सब सही होना चाहिए जी। चलो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 20 से देखते हैं जी। बीस कह रहा है हीज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू मी। याद रखिएगा, वर्ब के तुरंत बाद या प्रीपोजिशन के तुरंत बाद जो प्रोनाउन आता है वह अपने सेकंड फॉर्म में होता है। तो आई का सेकंड फॉर्म क्या होगा? मी। वी का अस, उसी को ऑब्जेक्टिव केस में कहा जाता है। यू का यू ही होता है, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, यू नो इट। तो सिमिलर टू माइन एलिमिनेट, चूंकि सेकंड फॉर्म नहीं है, माई थर्ड फॉर्म हो गया एलिमिनेट। माई सेल्फ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। 21 में आइए, वी ओबे आवर एल्डर्स, हम अपने बड़े लोगों का यानी उम्र में जो बड़े हैं उनका आदर करते हैं, सो डैट, ताकि। तो स्पष्ट लिखवाया था ऑफलाइन में, ऑफलाइन जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें स्पष्ट लिखवाया था। जैसे ही देखो सेंटेंस में डैट, सो डैट या इन ऑर्डर डैट है, सीधा मे का प्रयोग करो। तो डैट्स वाई, माइट एलिमिनेटेड, कैन एलिमिनेटेड, कुड एलिमिनेटेड, आवर आंसर इज बी, दैट इज मे। क्वेश्चन नंबर 22, आई केम आफ्टर, केम V2 है, तो V2 क्या लिखवाया? V2 इक्वल टू हैड प्लस V3, सबको बताया गया। टाइम इंटेंस में इसको काफी हम लोग प्रैक्टिस भी किए थे। तो इधर V2 है, इधर अब हैड प्लस V3 चुनो, तो ए एलिमिनेट, सी एलिमिनेट, डी एलिमिनेट, आवर आंसर इज बी, हैड गॉन। क्वेश्चन नंबर 23, वुड यू प्लीज डैश मी योर बुक। तो वुड मॉडल वर्ब है, याद रखिएगा। शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, आउट टू, कौन वर्ब है? मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब के तुरंत बाद यदि कोई मेन वर्ब आ रहा है तो वह सिर्फ वर्ब 1 होता है, यानी विदाउट टू होता है। अब विदाउट टू का मतलब वर्ब 1 बार बार मैंने समझाया था। तो अब यहाँ चलो आंसर ढूंढेंगे। सबसे पहले ए हमारा एलिमिनेट, क्योंकि 2 लगा दिया, विद 2 कर दिया। हैव, बी एलिमिनेट, क्योंकि हैव से कर दिया। लेंट, ई V2 में चला गया, हमारा यहां आंसर है। 24 में आइए, 24 कह रहा है सी हैज बीन डूइंग हर होमवर्क, वह अपना काम करती, होमवर्क करती रही है, फॉर डैश आवर। तो सबसे आसान है यार, आए ना वर हैं, बाकी सारे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए 1 घंटे से। 25, 5 years डैश सिंस हिज मदर डैड, यानी 5 years 5 साल बीत चुका है जब से उसकी माताजी गुजरी, यानी 5 साल बीत चुका है, ये अवधि कंप्लीट हो चुकी है। हैव या हैज प्लस V3 में जाइए, तो 5 years है, नाउन पुल्लल है, तो वर्ब पुल्लल चुनिए, तो हैज एलिमिनेट हो गया, ये तो ये हुआ ही, हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। 26 में आइए,
26 कह रहा है बाई दिस टाइम टुमारो, प्रेम से समझ लो, बाई दिस टाइम टुमारो यानी कल इस समय तक ही विल डैश होम। यदि सीधे टुमारो रहता तो आप भरबोन लगा सकते थे, लेकिन फ्यूचर में यदि बाई के साथ कोई टाइम दिया हुआ है तो वह तक के अर्थ में जाता है। जैसे सोमवार तक फ्यूचर में आया तो हम सीधा कह देंगे बाई मंडे, ऐसे टिल वगैरह भी कहते हैं, लेकिन बाई यदि किसी टाइम के साथ लगा तो आप उसको फ्यूचर परफेक्ट मिल जाइए नहीं, शैल विल के बाद हैव लगाइए तब भी थ्री का प्रयोग करिए। तो बाई दिस टाइम टुमारो यानी कल इस समय तक वह आएगा नहीं, वह यहां आ चुकेगा, यह सेंस होना चाहिए। तो बाकी सारे एलिमिनेट हो गए। शैल विल कैन कुड के बाद हमेशा पुल्लल वर्ब आता है, तो हैज पुल्लल है कि हैव पुल्लल है, हैव पुल्लल है, सबको पता है हैज सिंगुलर होता है, तो इसलिए हैज यहाँ, अब किसी का ध्यान यहाँ चला जाएगा, सर बोले हैं कि हैव हैज के साथ भी3 करो तो हैज प्लस भी3 है, इसको भी दे देगा, गलत हो जाएगा। याद रखना मॉडल वर्ब के बाद वर्ब हमेशा पुल्लल आएगा, तो इसीलिए भी1 हमेशा पुल्लल होता है। हैव हैज में से चुनना हो तो किसको चुनेंगे, हैव को, और डू डज में से चुनना हो तो किसको चुनना होगा, डू को, यानी पुल्लल वर्ब का प्रयोग करना होगा आवश्यकता अनुसार। ईवी एलिमिनेट हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 में कह रहा है द सोल्जर्स फाउट विद करेज। यार इस तो सबका सही होना चाहिए, यानी सैनिक हम साहस के साथ लड़े। 28 यू एंड आई मस्ट ओबे डैश पेरेंट्स। पेरेंट्स माने माता पिता, माता पिता क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले प्रोनाउन का तीसरा रूप रहता है। जैसे मेरा मित्र, माई फ्रेंड कहते हो ना ऐसे, तो आई मी माई, माई कौन फॉर्म हो गया प्रोनाउन का, यानी प्रोनाउन आई प्रोनाउन है, इसका थर्ड फॉर्म जिसको हम लोग पोसेसिव केस कहते हैं, जेनेटिव केस भी कहते हैं उसको, संबंध कारक। तो अब यहां पर आवर सेल्फ्स को एलिमिनेट करो, आवर सेल्फ भी एलिमिनेट हो गया। अब चुनना है आवर, आवर्स, तो आवर होता है ना कि आवर्स होता है, आवर्स तो पोसेसिव प्रोनाउन में चला जाता है। हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए। अब आ जाओ 29 चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग यदि चुनने नहीं आए तो ये बड़ी शिकायत की बात है। क्या होता है पड़ोसी का अंग्रेजी, नेवर, नेवर का स्पेलिंग क्या होता है, NEIGHBOUR। चलो इसको मैं छोड़ देता हूँ, आप अपने से चेक कर लेना। 30 हाउ मेनी बुक्स हैज ही, हैज आया, कई बार हम लोग रिवीजन कर चुके हैं कि हैव हैज हैड के तुरंत बाद भी3, तो यहाँ पर हैज है तो भी3 चुनना होगा। अब ए एलिमिनेट क्योंकि वर्ब 4 है, सी एलिमिनेट क्योंकि 2 प्लस वर्ब 1 है यानी विद 2 है, डी एलिमिनेट क्योंकि यह भी2 है। हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा, रिटेन। इज दैट क्लियर? अब आइए लिटरेचर से भी है। क्वेश्चन नंबर 31 है होपिंग टू सेज नॉट टिल डेथ। उम्मीद करता हूं कि मेरा यह स्वास्थ्य मेरे मरने के समय तक कम नहीं होगा, अवरुद्ध नहीं होगा, रुकेगा नहीं। कौन कह रहे हैं, वाल्ट व्हाइटमैन कह रहे हैं। और किस कविता में, इस क्वेश्चन को हम लोग बना चुके हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कह रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। 32 जॉन डॉन वाज सेंट टू प्रिजन। देखो इस पर बड़ी चर्चा करी थी मैंने ऑफलाइन में, पूरा 1 घंटा लिया था स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो को डील करने में। तो जॉन डॉन वाज सेंट टू प्रिजन, प्रिजन मैंने कैद, कैद खाना, जेल समझ लो। जॉन डॉन को जेल भेजा गया, प्रिजन भेजा गया फॉर सेक्रेटली मायरिंग हीज पेट्रॉन्स। पेट्रॉन मैंने संरक्षक लिखवाया था, यानी जो संरक्षक थे जिनके यहाँ या सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे, उनकी नीस थी, उनसे इन्होंने गुप्त रूप से शादी करा था बिना किसी को बताए, इसलिए इनको जेल में जाना पड़ा था। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। ये भी मैं ऐसा करता हूं कि आपका सही होना चाहिए। 33 का रहा है जॉन कीट्स वाज ए ग्रेट डैश। ऑप्शन है रोमांटिक, जीनियस, सेंसिटिव, ऑनरेबल। आंसर क्या होगा, ए होगा, रोमांटिक। ये सब याद कराया है। जॉन डॉन क्या थे, मेटाफिजिकल कवि थे। W.H. ऑटन क्या थे, भिगोरस थे। रूपर्ट ब्रूक क्या है, वार पोएट हैं।
इज दैट क्लियर? जॉन किट्स क्या है? रोमांटिक पोएट। ये सारा चीज मैंने याद कराया था आप लोगों को। चलिए फिर से रिवीजन हो गया। तो 33 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ऑल राइट, अब आ जाओ 33 का ना ए बोले थे भाई, हैं? तो 33 का ए रोमांटिक। 34 ओड टू एटमन इज कंपोज्ड बाय कौन? यही है जॉन किट्स। ठीक है ना जी? हैं? 35 इफ आई शुड डाई, यदि मैं मरूं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में सिर्फ यह सोचिए, क्या चीज? कि दैट देयर इज सम कॉर्नर इन ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉरएवर इंग्लैंड, कि विदेशी धरती का वह कोना जहां मैं मरूं, मुझे दफनाया जाए, वह हमेशा हमेशा के लिए किसका हो गया? इंग्लैंड का हो गया। क्या देशभक्ति कविता है, कितना सुंदर आप लोगों को बताया था। अच्छा, ये शायद YouTube पर अभी उपलब्ध है, मेरे इसी चैनल पर अभी उपलब्ध है ये कविता। 3 कविता अभी मैंने 6 उसका लेक्चर उपलब्ध होगा। एपीटेप, सोल्जर और कौन सा एक और है कोई। तो खैर ये क्या लिखा है? रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। कौन सी कविता है? सोल्जर, यानी आंसर क्या होगा? डी होगा। 36 में आइए, इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के नाटकों में मैन ऑक्युपाइड द सेंटर ऑफ, ये एक अलग से है, इस तरह का आएगा नहीं, लेकिन सब में मैं 2-3 क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग तरह का डालता हूँ जी। तो कि या देखता हूँ कि जिसमें हो उसी को दिया जाए आपको बनाने के लिए 2-3 अलग तरह के क्वेश्चन। आप इसको लेकिन समझो, बढ़िया चीज है यार। इसका आंसर बी होगा, क्रिएशन। क्रिएशन माने होता है रचना। तो जब भी कोई नाटक लिखता है, ड्रामा लिखता है, तो उसमें कैरेक्टर्स को क्रिएट करता है कि फलाने फलाने कैरेक्टर होंगे, वो फलाने जगह जाएंगे तो ये होगा वो होगा। उसके मन की वह इमेजिनेशन होती है, लेकिन इमेजिनेशन में वह राइटर क्या करता है? पात्रों को क्रिएट करता है। उसकी क्रिएशन जो है उस ड्रामा को, उस प्लेज को परिपूर्ण करती है। तो क्रिएशन, आंसर इज बी। ऑलराइट, कहां तक हुआ भाई? 36 तक। अब आ जाओ 37। लुक हियर, 37 कह रहा है, हर ग्रैंड मदर्स हाउस वॉज वेरी डिसेंट, मैंने बढ़िया सुंदर। हर ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास ने जो लिखा। एंड कंफर्टेबल, कंफर्टेबल माने आरामदायक, आरामदेह घर जनरली सुंदर और कंफर्टेबल लोग बनाना चाहते हैं, होता है। 38 द पोएम द सोल्जर इज अबाउट, यानी यह जो कविता है सोल्जर किसके बारे में है? भगवान के बारे में नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। रिलीजन के बारे में नहीं, किसके बारे में है? पैट्रियोटिज्म, यानी देशभक्ति के बारे में साफ साफ लिखा है। यानी कवि वहां पर पैट्रियोटिक बातें कर रहे हैं। ये सारी चीज समझाया गया था, खैर है भी, जिसको पढ़ना है वो पढ़ भी सकता है। 39 इसी चैनल पर यह कविता उपलब्ध है। 39 में डैश इज सोन एज डम्ब इन द पोएम, कौन? द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। किसको डम बताया गया है? नाइटिंगेल। नाइटिंगेल माने बुलबुल होता है, एक पक्षी है, लेकिन इस कविता में उसका अर्थ ना बुलबुल है ना पक्षी है, यानी भद्र जन को नाइटिंगेल कहा गया है कि जब अंतिम समय आता है तो नाइटिंगेल भी डम हो गया। जो बचाने वाले हैं वो भी जान रहे हैं कि मरेगा है, कुछ कर नहीं सकते, वे भी अब भद्र जन भी एकदम मौन है। दे आर वेटिंग फॉर द डिपार्चर ऑफ द पर्सन, दे नो ही विल नॉट नो लॉन्गर बी हियर, ही विल हैव टू डिपार्ट। उसको अब ये धरती छोड़ के जाना होगा, लेकिन वो मौन है, कुछ कर नहीं सकते। तो नाइटिंगेल, आंसर क्या होगा? ए हो। 40 ए पैसेज टू इंडिया हैज बीन रिटन बाय, टैलेंट सर्च गाइड आप सबको दिया गया है। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि पेज नंबर 30 से लेकर 30, 31, 32 3 पेज एकदम याद कर जाइए। टीचमेंट पर मैंने इसको डील किया था, वो रिकॉर्डिंग भी अभी तक है, और वैसे वो पढ़िएगा 100% समझ में भी आएगा। पेज नंबर 30 का दूसरा क्वेश्चन श्योर है,
उसके नीचे क्वेश्चन जो मैंने लिखा और फिर 10वां जो क्वेश्चन है पेज नंबर 31 पर होना चाहिए, वो आएगा ही आएगा उसमें से, नहीं का कोई सवाल नहीं है। तो ए पैसेज टू इंडिया पेज नंबर 30 पर ही है, किसने लिखा? E.M. फॉर्स्टर ने। आंसर क्या होगा? बी होगा। 41 अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी के अनुसार द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द ट्रिम्फ ऑफ, उसमें अंतर किया है उन्होंने, क्या बताए हैं गांधी जी? इसको पढ़ के समझाया था मैंने। गांधी जी क्या कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट लिव, हमारी जो सभ्यता है वह आधारित है जियो और जीने दो पर। Whereas the Western civilization is based on the worship of materialism and brute। स्पष्ट लिखा हुआ, जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने समरी में लिख रखा है। यानी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वह द्रव्यों की पूजा पर, धन दौलत रुपया पैसा पर, मेटेरियलिज्म पर आधारित है। आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट, कहां तक थे भाई? अच्छा, अब 42 में आइए। 42 प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ए लॉन्ग एसोसिएशन विद व्हाट? अरे सीधा एडुकेशन, वो तो लिखते भी हैं, भारत इज माई होम के समरी में मैंने लिखा हुआ है, एडुकेशन इज द मेन इक्विपमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। 43 नानू काका वाज कैरिंग, नानू काका टोकरी में क्या लेकर आए थे? सबको कथा याद होगा, किटन था, बिलाई का बच्चा था। तो आंसर क्या होगा? डी होगा 43 का। 44 मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज फाइटिंग फॉर द इमांसिपेशन, इमांसिपेशन का हिंदी लिखवाया था मुक्ति, निस्तार। तो किसके मुक्ति और निस्तार के लिए वो लड़ रहे थे? निग्रो लोगों के। यानी आंसर क्या होगा? सी होगा। 45 सिपाही ऑफन वेंट आउट टू बाई, सिपाही क्या खरीदने जाता था? पैशनेटली इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग गर्ड्स। सब ठीक ठाक है यहां? आंसर क्या होगा? ये होगा। ऑलराइट। 46 इंग्लिश इज यूज्ड एज ए डैश लैंग्वेज इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो याद रखिएगा, अंग्रेजी एशिया तथा अफ्रीका के बहुत से देशों में सेकंड लैंग्वेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेकंड, आंसर होगा सेकंड। 47 47 अकॉर्डिंग टू ड्रॉथी एल शेयर्स फ्रीडम ऑफ द प्रेस यूजुअली मीन्स फ्रीडम फ्रॉम, जाकर आप उसमें टैलेंट सर्च गाइड का पढ़ो, हाउ फ्री इज द प्रेस का समरी, सेंसरशिप ऑलरेडी लिखा हुआ है वहां पर। मैं बार बार कहता हूं कि इसको रिवीजन कर जाओ, पूरे समरी को, शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया, एक्सप्लेनेशन दिया, खूब कस के रिवीजन करो उसको, 2 बार 4 बार पढ़ो। 48 is not an end but a beginning, 1963। I have a dream में यह लाइन लिखा हुआ है। आंसर इज ए। 49 द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी पालतू जानवरों को, घरेलू जानवरों को पालतू बनाने का जो कार्य था, स्पेशली किनको पालतू बनाने का, मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंट्री एंड मोर सिक्योर। सबसे पहले मनुष्य ने किन पशुओं को पालतू बनाया था? तो याद रखिएगा, गाय और भेड़ को, द काउ एंड द शिप। आंसर इज ए। 50 अकॉर्डिंग टू जर्मन ग्रियर द मदर इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज डज नॉट हैव द फिजिक बर्डन, शारीरिक बोझ उन पर नहीं होता है, क्योंकि प्रोसीड्यूर को री इन्वेंट नहीं करना होता है। घर में बहुत सारे लोग होते हैं, दादी, काकी, फुआ, बुआ, मौसी वगैरह भी कभी कभी आ जाती है, और बच्चे के समय वे लोग सारे लोग मिलकर जच्चे और बच्चे दोनों को भी, यानी बच्चे को भी और माँ को भी संभाल लेते हैं, शारीरिक बोझ उन पर नहीं पड़ने देते हैं। आंसर इज ए। आई होप एक चीज ध्यान में रखना जी, यदि 50 क्वेश्चन का सेट था, अब यदि आपका स्कोर 40 प्लस है तभी आप 90 प्लस मार्क्स के आसपास जाइएगा, याद रखिएगा। 40 तक आके रुक गए या उससे नीचे हो गया तो आप 70 to 80% में जाइएगा। हम लोग क्या टारगेट लेकर चल रहे थे? 90 प्लस। इज दैट क्लियर?
and it must be fulfilled. Some of the Talentians will definitely make my dream come true. I hope. और जो लापरवाही करेगा उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? चलिए इस बार कमेंट करके सारे के सारे बताओ कि कितना मार्क्स आपको आया है, कितना स्कोर किया है आपने 50 में से। ओके देन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। वेट करिए, फिर ग्रुप में क्वेश्चन डालेंगे। हरिओम, एक बार राधे राधे बोल दो।